रहीम, आपकी खिदमत में हम फिर से हाजिर हैं और प्रोग्राम को जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कैरी ऑन करेंगे। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमने दो तीन बातें जो है इसमें डिस्कस की हैं। एक तो ये है कि हार्ट डिजीज़ की क्योंकि बहुत ज़्यादा अक़साम होती हैं तो हम कुली तौर पे तो उसका अहाता जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन वो बीमारी जो मतलब आम तौर पे ज़्यादा कामन है या जिसको हम फेस करते हैं उसको हमने जो है आज कवर करने की कोशिश की है। और उसमें डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी मुफीद बातें बताई हैं कि एक तो ये है कि इस बीमारी का कामन सा नाम जो है वो एंजाइना होता है, इसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, इसी को एंजाइना पेक्टोरस भी कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो एक बड़ी बीमारी होती है जिसमें न सिर्फ ये कि दिल के जो मसल होते हैं उनका दौरान खून कम हो जाता है या उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, वेसल्स जो होते हैं, जो शरियानें होती हैं उनके तंग होने की वजह से, बल्कि दिल के जो मसल्स होते हैं जो काम करते हैं, जो खून को पंप करते हैं, उनका फंक्शन भी अगर इफ़ेक्ट हो जाए तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अभी हमने ये बुनियादी सी बातें की हैं कि जो है मिसाल के तौर पे इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं आम तौर पे, या आम आदमी जो है जिसको पहले ये प्रॉब्लम नहीं है वो इसको किस तरह से फेस करेगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि इसके लिए हम जो है वो किस तरह से महसूस करें और कब जो है हमें ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बढ़ जाने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अब हम एक ख़ास बात इसकी है जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। और जैसे कि हमारे एक कॉलर भाई ने वहाँ से जनाब मूसा रिजवी ने फ़ोन करके कहा कि किन किन वजूह से ये होती है, तो उन पे हम एक अजमाली सा जायज़ा लेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आया हम लोग जो अपनी डे टू डे ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें इन अलामात का या इन चीज़ों का कहाँ तक अमल दखल है। और उसके साथ साथ हम इस बात को आगे लेके चलते हुए इसको डिस्कस करेंगे अगले सेगमेंट में कि हमारी कम्युनिटी में जो है ये किस तरह से मौजूद है और इसकी हम जो है वो प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे। अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूँगा कि वो हमें बताएं कि डॉक्टर साहब इसमें सब ये बड़ी अच्छी आपने बात की है और हमारे नाज़रीन को जो है ये पता होना चाहिए कि दिल की बीमारी, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि दिल की बीमारी से कैसे बचा जाए। तो कोई भी किसी चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले ये रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी होता है कि वो किस वजह से बीमारी होती है या उसके ख़तरात क्या होते हैं, कौन से ऐसे ख़तरात हैं जैसे आपने कहा कि रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से जो है जिनसे बचा जाएगा। अगर उन रिस्क फैक्टर्स से आप बच जाएं या उन ख़तरात से आप अपने आप को दूर कर लें तो आप दिल की बीमारी से बच सकते हैं। तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। दिल की बीमारी हमारे कम्युनिटी में, एशियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कामन है और उसके बेशुमार असबाब हैं, उस पर अभी हम बात करेंगे जब रिस्क फैक्टर्स पे। सबसे बड़ा जो आम कॉमन है हमारी एशियन कम्युनिटी के अंदर जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है कम्युनिटी के अंदर, वो तो एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते या ना होने के बराबर करते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आपका मोटापापन, ओबेसिटी या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वज़न आपका बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, तो आपके अंदर जिस्म के अंदर आपके अंदर खून की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। खून की चर्बी जब बढ़ती है जिस्म के अंदर तो जिसको हाई कोलेस्ट्रोल कहते हैं या हाइपरलिपिडीमिया, जब हाई कोलेस्ट्रोल खून के अंदर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से, ये बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, डाइटरी फैक्टर्स के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी खून की जो है वो नालियाँ जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक रिस्क फैक्टर्स बनती है। जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं डॉक्टर साहब जो दिल की बीमारियों के, उसमें सबसे कॉमन जो है वो एज है कि एज अक्सर जो वो लोग हम एशियन में हम कहते हैं कि ओवर 40 साल से ऊपर के लोग, और जो कॉकेशियन या जो ब्रिटिश हैं यहाँ के जो वाइट या गोरे लोग हैं उनमें 50 से ऊपर के अंदर दिल की बीमारी अक्सर बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। हम चूँकि यूके में रहते हैं तो 1 in 5, हर 5 में से एक को यहाँ दिल की बीमारी होती है मर्दों के अंदर, और औरतों में से हर 7 में से एक औरत को दिल की बीमारी पाई जाती है। औरतों में अक्सर 50 के बाद और मर्दों में अक्सर 40 या 45 के बाद दिल की बीमारी जो है वो पैदा होती है। एक तो एज हो गया रिस्क फैक्टर्स कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके दिल की बीमारी के रिस्क फैक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं। अब इसके बेशुमार शामिल रिस्क हैं कि एज की वजह से, एज ये ज़रूरी नहीं है जब मैं कह रहा हूँ कि एज की वजह से, एज 50 अगर कोई 60 साल का है या 50 साल का है तो उसी को दिल की बीमारी की, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
ये लाइफ स्टाइल के भी ऊपर है कि हो सकता है हमारी एशियन कम्युनिटी में मैंने देखा कि 30 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन उसके फिर मल्टी फैक्टर डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि उनको अगर हाई ब्लड प्रेशर था या कोई और बीमारी। अच्छा, तो दूसरा रिस्क फैक्टर्स है आपका, उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि ये दिल की बीमारी मर्दों में ज़्यादा कॉमन है, औरतों में ज़रा बनिस्बत मर्दों के कम कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतों में नहीं होती। सोशल डिप्रीवेशन कि ये अक्सर देखा गया है कि स्टेटिस्टिक्स के अंदर, यहाँ इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर जो लो सोशली डिप्राइव या बहुत पुअर लोग हैं उनके अंदर दिल की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, और उसका रीज़न भी यही है कि इनके डाइटरी फैक्टर्स, उनके लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करते, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं और अपना लाइफ स्टाइल पुअर लाइफ स्टाइल रखा हुआ। जो सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है डॉक्टर साहब दिल की बीमारी का, वो है स्मोकिंग। और स्मोकिंग जो है वो WHO के रिस्क, उसके मोर्टेलिटी जो है, कहते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो 60% हाई रिस्क के ऊपर हैं दिल का हार्ट अटैक होने से या दिल की बीमारी से। 60% ज़्यादा उनको रिस्क है कि वो दिल की बीमारी से मरेंगे। हमारी जो एशियन कम्युनिटी है, अगर एज़ कम्पेयर टू एशियन कम्युनिटी हम कॉकेशियन के मुकाबले में देखें तो जो वो लोग एशियन जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर अगर एक आदमी 20 सिगरेट रोज़ाना पीता है तो उसका रिस्क 90% एक आम आदमी के मुकाबले में जो कि दिल की जो सिगरेट नोशी नहीं करता है, स्मोकिंग नहीं करता, उसके मुकाबले में 90% जो आज शख्स 20 सिगरेट रोज़ाना पीता है 90% उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। 90% ओवर 90% रिस्क हाई होता है दिल की बीमारी होने का या उसका हार्ट अटैक होने का या उसको इस्केमिक हार्ट का। जो लोग इवन 1 सिगरेट रोज़ाना पी रहे हैं और ख़ास तौर से वो एशियन कम्युनिटी में हैं और एशियन पाकिस्तानी हैं तो उनका रिस्क 20 to 30% जो है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन हुज नॉट स्मोकिंग। तो ये तो हो गई स्मोकिंग का जो है वो डायरेक्ट लिंक है, और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के अंदर तकरीबन 4 से 5,000 टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके खून की नालियों को डिफरेंट तरीके से डैमेज करते हैं, और आपके जो दिल के अंदर जो वह थीरोमा बनता है, जिसको तफसील से हमारे पास टाइम नहीं है बताने का, जो खून की नालियों को ब्लॉक करता है, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा जो है वो लिंक होता है स्मोकिंग का। अच्छा, स्मोकिंग के बाद फिर प्योर न्यूट्रिशन के अंदर जो हम थोड़ा सा यहाँ उनका भी डॉक्टर साहब का भी जवाब देते चले कि मूसा रिजवी ने वहाँ से बात की थी कि जी कौन सी ऐसी खाने के अंदर एहतियाती तदाबीर वो ज़्यादा स्मोकिंग से कंसर्न होंगे। अच्छा नहीं, स्मोकिंग पे तो मैंने तफसील से बात कर दी है कि एक तो ये मल्टी फैक्टर से उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया था उन्होंने कि कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे दिल की बीमारी से बचा जाए। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि लाइफ स्टाइल, आप अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, एक्सरसाइज को मामूल बनाएं। दूसरी चीज़ जनाब, आप जो है सिगरेट नोशी से बिल्कुल परहेज़ करें। अगर सिगरेट पीते हैं तो खुदारा बिल्कुल सिगरेट को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो स्मोकर हैं उनमें हार्ट अटैक होने का या दिल की बीमारी होने का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरा होता है। तीसरी चीज़ जो हमारी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, पुअर न्यूट्रिशन या हेल्दी अनहेल्दी डाइट। हमारा तो डाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट होता है, बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं। एक टाइम के मील के अंदर टोटल नॉर्मल हम लोगों को 2 से 2,500, अगर आप एग्जर्शन वर्क नहीं कर रहे तो कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन हम एक नाश्ते में या सिर्फ एक वक्त खाने के अंदर 3 to 4,000 कैलोरीज़ हम खा लेते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि 3 कोर्स हम मुर्गन, जिसमें आपके फ्राई खाने, आपके बिरयानियाँ, आपके कोफ्ते और ये सारी चीज़ें जो हैं, समोसे, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें जो हैं, जितनी भी हमारी ग़िज़ाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुर्गन हैं, उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है और हम गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके खून की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो फिर डायरेक्टली लिंक करता है हाई कोलेस्ट्रॉल का, और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से फिर खून की आपकी बीमारियां जो हैं, खून की नालियां जो हैं, दिल की शरियानें बंद होना शुरू हो जाती हैं और जो कैन लीड टू द हार्ट। अच्छा, लास्ट 2 और रिस्क फैक्टर्स बाकी रह गए डॉक्टर साहब इसमें कि हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और आपको डायग्नोज हुआ, क्योंकि इस पर तो हम सेपरेट प्रोग्राम करेंगे, इस पर तो हम तफसील नहीं बताएंगे, उनको भी हार्ट अटैक होने का, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो आपको हार्ट अटैक होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपका स्ट्रेस इज़ द बिग किलर कहते हैं कि अगर आपको जो है ख़ास तौर से इस कम्युनिटी के अंदर जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं, स्ट्रेस या कुछ लोग इस तरह की पर्सनैलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये वो चीज़ें थी डॉक्टर साहब जिनके अंदर के हाई कोलेस्ट्रॉल होना, सिगरेट नोशी करना, पुअर डाइट का इस्तेमाल करना, और आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो अनहेल्दी पुअर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर इनमें आप अपने लाइफ स्टाइल में, जनरल मैसेज यही है कम्युनिटी के लिए कि आप लाइफ स्टाइल को ग्लोबली चेंज कर लें, खाने में परहेज़ करें, एक्सरसाइज का मामूल बताएं, तो आप दिल की बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से ये सारी बातें बताई और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कही बातों को एक दफ़ा दोहरा दूँ
ताकि हमारे वो नाजरीन जो उसको कैच नहीं कर पाए एक दफ़ा फिर से सुन लें। सबसे अहम बात जो है वो हमारे यहाँ पे रहते हुए लाइफस्टाइल है हमारा, कि हम किस तरह से अपनी डे टू डे ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। उसमें बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जो मेरा ख़्याल है कि शायद अपने बेडरूम से उतर के और अपने खाने के कमरे तक और खाने के कमरे से बेडरूम तक इतना ही सफ़र करते हैं और उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करते। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपको जो भी आपने खाया है या तो उसकी अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि आप जो है वो उसको आसानी से जो है हज़म कर सकें, या उसकी मिकदार जो है वो इस कदर होनी चाहिए कि उसमें ऑयल्स और दूसरी ऐसी हैवी चीज़ें जो हैं वो इतनी कम हों कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बुनियादी तौर पे हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ बदलने की ज़रूरत है इस स्टेज पे वो हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि जाहिर है कि जो अगर किसी की एज बढ़ रही है तो उसको तो आप रोक नहीं सकते। अगर जो वो फीमेल है या मेल है तो वो उसकी जेंडर तो वही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा जो सोशल, जैसे आपने बताया कि स्टेटस जो है इस पे इफ़ेक्ट करता है, और हमारी जो है वो दूसरी जैसे डाइट के हेल्दी होने की, अनहेल्दी होने की, उसमें ऑयल की कितनी मिकदार होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि हम अपने आम रूटीन के जो खाने खाते हैं उसमें भी हमारे यहाँ तेल की इस कदर ज़्यादा मिकदार यूज़ की जाती है कि शायद हमारे घर में कोई और चीज़ इस कदर इस्तेमाल नहीं होती जिस कदर हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद हमें शुरू से ही वो ऑयल वाली चीज़ें खाने की आदत हो जाती है, और उसके बगैर वो मुझे बड़ी टेस्टी भी ज़्यादा होती है। हाँ, मुझे जितनी अनहेल्दी स्टफ होते हैं याद आती है कि वो मेरे दोस्त अमजद रिजवी अक्सर कहा करते हैं कि भाई इसमें रौनक नज़र नहीं आ रही। तो रौनक जो है वो हमारे यहाँ वो सिर्फ शायद ऑयल को ही कहते हैं। तो बाकी जैसे एज बढ़ती जाएगी इसके जो हैं वो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे आपने बताया कि सेक्स का एक ख़ास 40 एंड अबव, और यहाँ के काकेशियंस जो हैं उनमें 50 एंड अबव इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपने स्मोकिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग एक ऐसा बड़ा फैक्टर है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें इस बीमारी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो स्मोकर्स हैं। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि ब्लड प्रेशर है, तो उसमें ख़ास तौर पे मैं अपने नाजरीन से ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जितना अमाउंट ऑफ साल्ट वो यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, उसको खुदारा वो कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस कदर साल्ट जो है वो आप अपना खाने में यूज़ करते हैं या दूसरी डाइट्स में यूज़ करते हैं, उसकी जो अखराज है जिस्म से वो जल्दी हो नहीं पाता, और जितनी देर भी साल्ट जो है वो आपके जिस्म में रहेगा वो आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखेगा। स्ट्रेस ये वेरी करता है, कोई आदमी कितना स्ट्रेस लेता है, कोई कितना नहीं लेता। और सब एक चीज़ जो इसमें बहुत अहम है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ये मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व की है कि ये न सिर्फ कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इस पे असरअंदाज होते हैं, बल्कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें ये बीमारी बहुत कॉमन है। अगर आप मतलब है उनके पेरेंट्स को देखें और उसके बाद बच्चों को देखें, तो मैं एक दो फैमिलीज़ मेरी नज़र में हैं। नहीं बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने कहा कि फैमिली रिस्क फैक्टर जिन लोगों को, जो हम कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, अगर आपके फादर को या मदर को या आपके ग्रैंड डैड को, दादा दादी को, नाना नानी को अगर बिफोर एज ऑफ 40 अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है उनको, या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, तो यू आर ऑन द हाई रिस्क। तो आपका दिल की बीमारी होने का फ्यूचर में रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी थे जो कि मैं नहीं बता सका, जैसे कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, अगर तो डायबिटीज़ वाले जो हैं वो डायबिटीज़ चूँकि एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी आपका हाई होता है और आपकी बेशुमार और चीज़ों पे ऊपर भी इफेक्ट करती है, तो जिसकी वजह से आपका जो है वो हार्ट अटैक होने का डर होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री है, कुछ दिल की बीमारी फैमिलियों के अंदर चलती है, और उन लोगों को अक्सर हम ये एडवाइस देते हैं कि अगर आपकी फैमिली में बिफोर द एज ऑफ 40 किसी को हार्ट अटैक हुआ है या इस्केमिक हार्ट डिजीज डायग्नोज हुई है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करना चाहिए, क्योंकि फैमिली या जेनेटिकल भी एक रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मेल होना या आपका एज का। इन चीज़ों को जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा था कि एज को आप कम नहीं कर सकते, आप सेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जो फैमिली जेनेटिकल रिस्क फैक्टर्स है उसको भी आप कम नहीं कर सकते। लेकिन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें आपका डाइटरी हैबिट है, एक्सरसाइज है, लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग है, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जिनको आप तब्दील कर सकते हैं।
और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात को लेके थोड़ा सा और एक फिक्र ऐड कर दूं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो जब हम स्टूडेंट थे तो ये ज़रूर पूछा जाता था कि ये डायबिटीज़ अगर किसी आदमी को हो या किसी औरत को हो तो उसको, और मतलब पाकिस्तानी कल्चर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो उसे और कौन सी 2 बीमारियाँ वहाँ पे हो सकती हैं। तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि जिसके आंसर में हार्ट अटैक और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको वहाँ पे हम टीबी कहते हैं, ये नहीं होगा, वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। तो ये इस कदर अहम है कि अगर आप डायबिटीज़ अगर आपको होती है तो आप ये ज़रूर जहन में रखें कि आपको जो है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है और आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, बल्कि सारी बीमारियां जो हैं उनका रिस्क जो है, इम्यून सिस्टम लो होने का डर रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है इफेक्ट हुआ है। जी डॉक्टर साहब, और आगे हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे? डॉक्टर साहब, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा हार्ट अटैक के ऊपर कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, अक्सर लोगों को थोड़ा सा ये बता दें कि हार्ट अटैक क्या होता है, उसके सिम्टम्स को कैसे रिकग्नाइज करें। हमने तफसील से इंजाइना के ऊपर बात की, थोड़ा सा ये बात कर लें कि इंजाइना का जैसे मैंने कहा था कि जो सिम्टम्स होते हैं वेरी ब्रीफ होते हैं, 1 to 2-3 मिनट का चेस्ट पेन होता है और आपको आराम करने से, रेस्ट करने से अक्सर आपके चेस्ट पेन जो है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ कि चेस्ट पेन के साथ साथ ना सिर्फ इंजाइना, दिल की वजह से सीने में दर्द होता है, बेशुमार और भी असबाब होते हैं जिसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। कभी भी आपको सीने में दर्द हो, लेफ़्ट साइड के ऊपर दर्द हो और वो दर्द आपका जो है लेफ़्ट शोल्डर पे जा रहा हो या जा के ऊपर जा रहा हो और प्रेशर राइज फील कर रहा हो, अगर ये दर्द मोर देन 30 मिनट से ज़्यादा आपके सीने में रहे और इसके अलावा आपके सांस में भी दिक्कत हो रही हो, आप डिजीनेस फील कर रहे हो या अचानक से आप बेहोश हो गए, गिर गए, या आपको मतली या नौजिया फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, उल्टी हो रही है, मतली हो रही है और स्वेटिंग हो रही है, तो ये वो सारी अलामात हैं, हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसका रिकग्नाइज करना हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपल और इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपके सीने में लेफ़्ट साइड पे ऊपर प्रेशर टाइप का पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है सेंटर ऑफ द चेस्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर, और वो दर्द आपको ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट शोल्डर या जा या लेफ़्ट शोल्डर में भी मूव हो, अक्सर डायबिटीज़ के अंदर दर्द महसूस नहीं होता, अचानक से डायबिटिक पेशेंट बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं और पता चलता है जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब वहाँ उनकी ECG या ट्रेस किया जाता है, पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जिनको हार्ट अटैक हो रहा है उनको सीने में दर्द ही हो, लेकिन अक्सर ये ख़ास अलामात हैं जो हमने बयान की कि नौजिया, मतली, स्वेटिंग होना और अचानक से मुसलसल मोर देन 30 मिनट क्रूशिएटिंग चेस्ट पेन आपको हो रहा हो, सेंटर ऑफ द चेस्ट, रेडिएटिंग टू लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एंड रेडिएटिंग टू लेफ्ट शोल्डर एंड नेक, ये वो अलामात हैं जिसका आपको फौरी तौर पे 999 एम्बुलेंस डायल करके फ़ौरन आपको चेस्ट पेन के लिए, और यहाँ रूटीन है डॉक्टर साहब के अगर आप एम्बुलेंस को डायल करें और 999 नंबर डायल करें और उनसे कहें कि जी आपके किसी आपको या आपके फैमिली में या घर में किसी को सीने में चेस्ट दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर एम्बुलेंस आपको लेने के लिए आ जाती है। और आते के साथ ही जो एम्बुलेंस के जो लोग हैं वो आपकी हार्ट ट्रेसिंग करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें एक बात और ऐड करता चलूँ, जैसे कि आपने बताया, हमारे नाज़रीन ये सिर्फ ये ना समझ लें कि जो चेस्ट पेन है वो सिर्फ सामने की तरफ ही हो सकती है, ये पेन उसी तरह से पिछली तरफ भी हो सकती है। और एक और जो बहुत ज़्यादा बीमारी है जो इससे कंसर्न है वेसल से, वो भी चूँकि मौजूद होती है, तो किसी भी तरह से अगर आपको ये महसूस हो कि आपके सीने में दर्द हो रहा है या आपका जो बायां बाजू है वो सो रहा है और उसमें जो है वो आपको एक तरह से ऐसी शदीद दर्द हुई है आपके सीने में जो न सिर्फ आपके जबड़े की तरफ गई है बल्कि आपके बाजू के इस साइड की तरफ गई है जहाँ पे आपकी छोटी उंगली है, तो आप ज़रूर जो है वो 999 को फ़ोन करें। और अगर आपके ख़ास तौर पे रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपकी उम्र जो है वो एक ख़ास एज से ज़्यादा है, आप जो है वो आपका लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा सीडेंट्री है, आप अगर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते, आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अगर आपको पहले भी कहीं एंजाइना पेक्टोरस या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज किया गया है या आप पहले भी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी इन प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप ज़रूर जो है वो 999 को फ़ोन करें, अपने डॉक्टर से रुजू करें और फ़ौरन जो है वो कोशिश करें कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं ताकि आपके वहाँ पे जो मुनासिब टेस्ट हैं वो लिए जा सकें और आपका जो सही डायरेक्शन में इलाज है वो किया जा सके। आप अक्सर
जो है आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें इंतज़ार किया जाता है, देखा जाता है, ये समझा जाता है कि ये दिल की बीमारी नहीं होगी या ये नहीं होगा या ये वो हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय ख़ुद हम घर पे बैठ के किसी चीज़ की तशख़ीस करने के, अगर हम जो कंसर्न और जो एक्सपर्ट लोग हैं, अगर हम उनकी ओपिनियन लेते हैं और हम ये समझते हैं कि वो लोग जो साहिब राय हैं, जो जिनका तजर्बा है इस फील्ड में, अगर वो अपनी राय दें, वो सारे टेस्ट करके हमें बताएं कि ये सारा क्या प्रॉब्लम है, क्या माजरा है, तो हमें बहुत सारी परेशानियों से जो है वो बचा जा सकता है। ख़ास तौर पे मैं इस पे इसलिए स्ट्रेस देना चाहूँगा कि हार्ट अटैक जो है, जैसे डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा केसेस में फेटल होता है, इसमें इंसान की जान जा सकती है। तो जिस कदर भी आप इसमें एहतियात करेंगे वो हम आप सबके फ़ायदे में है। जी डॉक्टर साहब, हम इस पे अब जो इसकी जो अलामात हैं और इसका सब थोड़ा सा प्रिवेंशन के ऊपर बात कर लें, लेकिन प्रिवेंशन पे बात करने से पहले एक कॉलर आए थे, वो वारफरीन के बारे में उन्होंने सवाल किया था, तो मेरे जहन में आ गया, हो सकता है हम भूल ना जाएं, प्रोग्राम का हमारा वक्त भी अब ख़त्म होना चाह रहा है। मुझे ये नहीं इस्टेब्लिश में कर सका था कॉलर से कि उनको जो है वो हॉस्पिटल गए थे, उनको वारफरीन जो है वो शुरू की गई है, वो ये पूछ रहे थे उनको क्या एहतियात करनी चाहिए खाने पीने में अगर वो वारफरीन खा रहे हैं। तो मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाया था, अगर वो ये पूछ रहे थे कि खाने पीने में क्या एहतियात करें, तो वारफरीन एक ऐसी गोली होती है जो खून को आपको पतला करने के लिए दी जाती है। इसके लिए बेशुमार, जैसे मैंने कहा था कि मुझे यह पता नहीं चल सका कि आपको इरेगुलर हार्ट बीट थी, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसको इरेगुलर हार्ट बीट करते हैं, बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें हम अक्सर यहाँ पर वारफरीन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको हार्ट अटैक से या फालिज से या स्ट्रोक से बचाया जा सके। उसके अलावा हार्ट डिजीज़, तो ये नहीं मुझे मालूम कि आपको वारफरीन किस लिए शुरू की, या आपको बार बार आपको डीवीटी हुई है, क्लाट हुआ है, या लंग्स के अंदर क्लाट हुआ था, या टांगों में आपके कोई क्लाट हुआ था जिसको डीवीटी कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। तो उसकी वजह से हो सकता है, मुझे ये नहीं मालूम कि आपको वारफरीन किस लिए शुरू की गई है। अगर आपको वारफरीन शुरू की गई है तो डेफिनेटली इसका कोई रीज़न होगा। डाइट के अंदर कोई ऐसी ख़ास परहेज़ नहीं है, जो चीज़ें भी आप जो हैं वो खाना चाहें ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन यूजुअली जनरल एडवाइस यही होती है कि अगर वारफरीन उन्हीं लोगों को शुरू करती है जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, उसमें कोई भी वैस्कुलर डिजीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, या जैसे डीवीटी या कुछ भी, तो उसका यही एहतियात है कि आप जो है वो मुर्गन ग़िज़ा से परहेज़ करें, थोड़ा सा रेगुलर अगर आप वॉक कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें, और दवाएं जो हैं वारफरीन बेशुमार दवाओं के साथ इंटरएक्शन ज़रूर करती है। तो अगर आप वारफरीन खा रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासतौर से जो गोलियां होती हैं ओवर द काउंटर, लोग आइब्रोफिन या डिक्लोफेनिक या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी गोलियां ले करके ख़ुद अपने तौर पे खा रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वारफरीन से इंटरेक्शन करती है। तो कोई भी ऐसी दवा अगर वारफरीन खा रहे हैं तो बग़ैर अपने डॉक्टर के पूछे बगैर कोई दवा आप खुद से ना खाएं, क्योंकि जिसकी वजह से वारफरीन का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है और जिसकी वजह से आपका ब्रेन हेमरेज या खून दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इतना ही मैं बता सकूँगा आपको वारफरीन के बारे में। अब आगे डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात कर रहे हैं प्रिवेंशन के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो काइंडली आप अगर जल्दी से उसको। जी बस मैं सिर्फ 2-3 लफ्ज़ों में ये बता के कि जी दिल की बीमारी, तो मैं नाज़रीन से आखिर में यही कहूँगा कि घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। दिल की बीमारी जो है ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन सेहत जो है वो एक हज़ार नेमत है। इस नेमत को उजागर करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और इसीलिए आज हमने दिल की बीमारी हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और एशियन कम्युनिटी में दिल की बीमारी और डायबिटीज़ दोनों बीमारियाँ इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारा लाइफ स्टाइल। आप अगर दिल की बीमारी से बचना चाहें तो मेरा आखिर में यही सिर्फ 2 लफ्ज़ कह के मैं मैसेज दूंगा कम्युनिटी के लिए कि जी आप अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली करें। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट बिल्कुल बंद कर दीजिए प्लीज़। अगर आप जो है वज़न आपका बहुत ज़्यादा है तो आप वज़न कम कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर मामूल बनाएं। रेगुलर 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक अपनी मामूल रोज़ाना का मामूल बना लें लाइफ में। और डाइट के अंदर तब्दीलियाँ करें, डाइट कम खाएँ, इस्लामी तरीके से खाएँ। डाइट के अंदर चिकनाई चीज़ों का इस्तेमाल, फ्राई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, नमक का इस्तेमाल कम करें और रोगन ग़िज़ाएँ कम खाएं। अगर ये लाइफ स्टाइल आप ग्लोबल चेंज कर लेंगे तो आप दिल की बीमारी क्या डायबिटीज़ सब बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हिदायत टीवी का, इसकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे वो लोग जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ तावन कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि हमने अपने तय एक कोशिश की, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा
आप फीडबैक जो है वो हमें भेज सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और अगर आपका कोई पसंदीदा टॉपिक हो तो वो भी आप डॉक्टर साहब से उसके लिए भी गुजारिश कर सकते हैं। मैं इसके साथ जो है वो आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पे डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस यहाँ पे बुलाया और इस सारी मेहमानदारी के लिए इज़्ज़त अफजाई की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात होगी और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।